जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजित में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग कृषि विज्ञान के टॉप 50 उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के यूपी ट्रिपल एजीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन रहता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन जी हो जाते हैं। कौन आते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन जी हो जाते हैं। और साथियों, यही बात करता विश्व में हरित क्रांति के जनक तो अब कौन हो जाते हैं? याद रखिएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाते हैं। जब विश्व में पूछे विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक तो कौन हो जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन जी हो जाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु किस प्रक्रिया में सहायक होता है? साथियों, बात करा है दलहनी फसलों की कि दलहनी फसलों में जो राइजोबियम जीवाणु का प्रयोग किया जाता है वो किस प्रक्रिया में सहायक होता है। तो याद रखिएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है कौन? राइजोबियम जीवाणु। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? बात करें साथियों, गेहूं की सोई का बेस्ट टाइम क्या होता है? तो याद रखिएगा, अक्टूबर नवंबर में जो कि गेहूं की सोइंग की जाती है। और यहीं साथियों, बात करें धान की सोइंग का उपयुक्त समय क्या होता है? तो जून जुलाई हो जाता है। तो धान और गेहूं दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं कि गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है। तो अक्टूबर से नवंबर तक जो कि गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय होता है। और बात करें जो कि धान की बुआई का उपयुक्त समय की, तो कब होता है? जून जुलाई में धान की बुआई के लिए उपयुक्त समय होता है। बात करें साथियों जो कि मार्च अप्रैल की, तो मार्च अप्रैल में देखिए जो गेहूं की बुआई होती है उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। तो हार्वेस्टिंग टाइम भी पूछा जा सकता है। तो ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो साथियों देखिए, इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को कवर किया है जो कि आप सभी के यूपी ट्रिपल एजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। और यहाँ से देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन आपको यूपीटी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो साथियों, बात कर रहे हैं उगाने के लिए, न कि प्रोडक्शन के लिए। तो उगाई तो जाती है धान, भारत में सबसे अधिक उगाई जाती है धान। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें, भारत में सबसे अधिक किस जो कि खाद्यान्न फसल की उत्पादन होती है, तो गेहूं की होती है पहले नंबर पे। लेकिन अगर जो कि क्षेत्रफल की बात आए तो कौन आती है? धान हो जाती है, क्योंकि धान जो कि 3 समय में बोई जाती है। पहला अस, अमन और बोरो, ये 3 समय जो कि बुआई की जाती है, जिससे जो कि क्षेत्रफल सबसे अधिक किसका होता है? धान का हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता का परीक्षण किस प्रयोगशाला में होता है? सॉइल साइंस का मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछली बार के एसटीए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिट्टी की उर्वरता का परीक्षण जो कि किस प्रयोगशाला में होता है। तो याद रखिएगा, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में होता है। किसमें होता है? मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों में गांठ यानी कि नोड्यूल्स बनाने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जड़ों में जो भी गांठ या नोड्यूल्स बनते हैं वो क्रिया किससे संबंधित होती है? तो याद रखिएगा, जो कि फास्फोरस से संबंधित होती है। किससे संबंधित है? फास्फोरस से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में काला तना रोग ब्लैक स्टेम ऑफ रस्ट पाया जाता है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा कि किस पौधे में ब्लैक स्टेम रस्ट जो है कि पाया जाता है। तो याद रखिएगा गेहूं की फसल में, गेहूं की फसल में जो कि ब्लैक स्टेम रस्ट पाया जाता है, जो कि किस जो कि रोग कारक के द्वारा फैलाता है। तो पक्सिनिया ग्रेमनी टीटीसाई के द्वारा, किसके द्वारा? पक्सिनिया ग्रेमनी टीटीसाई के द्वारा फैलाया जाता है। तो रोग कारक भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम टफ होते जा रहे हैं और जो कि टफ से टफ क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसप्लांटेशन विधि किस फसल में सामान्यतः अपनाई जाती है? बात कर रहा है ट्रांसप्लांटेशन की। तो इन फसलों से आपको बताना है कि इसमें अपनाई जाती है। तो आई होप इसका भी आंसर आप सभी लोगों को पता होगा कि धान की फसल में ट्रांसप्लांटेशन जो कि किस विधि की फसल में अपनाई जाती है, तो जो कि धान की फसल में अपनाई जाती है। और बात करें ट्रांसप्लांटेशन मेथड्स की, तो कितने होते हैं धान में? डैपोग मेथड, डैपोग मेथड जो कि कहाँ से आया है? फिलीपींस से आया है। और फिर है SRI मेथड। ये दोनों मेथड इम्पोर्टेंट हैं, पूछा जाता है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा जो कि इस क्वेश्चन के साथ में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती में कौन सा उर्वरक प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि जैविक फार्मिंग से संबंधित आप सभी की UPT एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे, जिससे ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जैविक खेती में कौन सा उर्वरक प्रयोग किया जाता है। तो बात करें गोबर की खाद की, गोबर की खाद जो कि जैविक खेती में प्रयोग किया जाता है। बात करें गोबर की खाद जो कि खेतों में फसल उगाने से कितने माह पहले प्रयोग किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम पूछाता है 1 माह पहले प्रयोग किया जाता है। और गोबर की खाद बनाने में लगभग कितने दिनों का समय लगता है, तो ये भी याद रखिएगा 60 दिनों का समय लग जाता है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है? साथियों देखिए, वैसे तो धान की अधिक उपज देने वाली किस्में बहुत सारी हैं, लेकिन ये सिर्फ बात कर रहा है इन चारों में से कौन सी है। तो याद रखिएगा IR8, IR8 धान की उपज देने वाली जो कि सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो कि किससे संबंधित है। तो आई होप इसका भी आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, दूध उत्पादन से। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन से संबंधित है। बात करें व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन हैं, तो याद रखिएगा वर्गीज कुरियन हो जाते हैं। और इन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन कब स्टार्ट किया था? सन 1970 ईस्वी में। कुल 3 चरणों में चला था और टोटल जो कि 26 वर्षों तक चला था। तो इन सभी पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटास तत्व मुख्यतः किस कार्य में सहायक होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि आप सभी की UPT एग्ज़ाम में जो कि प्रमुख तत्वों से संबंधित एक क्वेश्चन तो 100% पूछा ही जाना है, जिसमें पोटास मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करें पोटास तत्व मुख्यतः किस कार्य में सहायक होता है, तो याद रखिएगा पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। किसके लिए? पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, पौधों में शर्करा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो पोटास के द्वारा ही होता है। और बात करें पौधों के रंध्र खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो पोटास तत्व से ही संबंधित है। तो पोटास तत्व काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का pH मान बताता है। सॉइल pH का मान क्या बताता है? तो याद रखिएगा मृदा की अम्लीयता व क्षारीयता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा साथियों, जो कि सॉइल pH कितने से कितने मानों तक होता है? तो 0 से लेकर के 40 मान तक होता है, जिसमें 7 पर जो होता है सॉइल न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है, और 7 से कम होता है तो क्या होता है?
एसिडिक होता है और 7 से जब अधिक होता है तो मृदा क्षारीय हो जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, आप अन्य कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ऑलरेडी वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि जलवायु क्षेत्र कुल भारत में कितने प्रकार के माने जाते हैं? मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से आपको कुल 3 क्वेश्चन लर्न होने वाले हैं और तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कृषि जलवायु क्षेत्र कुल भारत के कितने प्रकार के माने जाते हैं। तो जब भारत की बात करेगा तो 15 प्रकार के होते हैं और जब यूपी की बात करेगा तो 9 प्रकार के होते हैं। और जब बात करें जो कि कृषि जलवायु क्षेत्र तो 15 प्रकार के हो गए और एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात करेगा तो कुल भारत में 20 होते हैं। तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, तीनों ही आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइज़र का उदाहरण है। इनमें से बायो फर्टिलाइज़र का उदाहरण क्या होता है? तो आई होप आप इस क्वेश्चन को देखते ही जान गए होंगे कि बायो फर्टिलाइज़र का उदाहरण हो जाता है राइजोबियम। कौन सा होता है? राइजोबियम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोपेस्टिसाइड्स किससे प्राप्त होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा, पौधों और जीवों से प्राप्त होते हैं। कौन? बायोपेस्टिसाइड्स। कौन? बायोपेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत की जुताई के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टीएस से आप सभी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलना ही मिलना है, जिसमें से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि खेत की जुताई के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, हल हो जाती है। कौन सा होती है? हल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाता है? साथियों, इनमें से आपको बताना है कौन सा जो कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो याद रखिएगा, जो जैविक खाद होती है, जैविक पदार्थ का जो कि प्रयोग करने पर मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में जो कि ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएम का पूर्ण रूप है। आईपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आईपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल शुष्क भूमि के लिए उपयुक्त है? इन चारों में से आपको बताना है कौन सी एक ऐसी फसल है जो कि शुष्क भूमि के लिए उपयुक्त होती है। तो बात करें धान की, तो जो कि अधिक जल चाहने वाली फसल है। गन्ना भी अधिक जल चाहने वाली फसल है। गेहूं में भी जो कि 6 सिंचाई की जाती है, जबकि बाजरा में जो कि शुष्क भूमि के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। याद रखिएगा कि जो कि शुष्क भूमि के लिए सबसे उपयुक्त अगर कोई फसल होती है तो बाजरा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारा फसल के रूप में अधिकतर उपयोग की जाती है। बात करें साथियों चारा फसल की, क्योंकि आप सभी के यूपीटी एग्ज़ाम में क्लियर कट मेंशन किया गया है चारा वाली फसल के टॉपिक भी, वहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो याद रखिएगा, इनमें से चारा फसल के रूप में अधिकतर उपयोग की जाती है, तो अधिकतर उपयोग की जाती है ज्वार की। वैसे साथियों बात करें मक्का भी जो कि चारे वाली फसल है, लेकिन बात किया हुआ है अधिकतर उपयोग की जाती है, तो अधिकतर उपयोग की जाती है ज्वार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक की कमी से पौधे में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? जिंक की कमी से पौधे में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो देखिए, पत्तियों का आकार जो कि छोटा हो जाता है और जो कि ब्राउनिश कलर के होते जाते हैं और धीरे धीरे नीचे की तरफ सूखते जाते हैं। और बात करें जिंक की कमी से खैरा रोग लगता है किसमें? धान की फसल में लगता है। और खैरा की खोज किसने किया था? तो YL नैने ने किया था। तो ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं
कि धान की फसल में जिंक की कमी से खैरा रोग की खोज किसने किया था? तो YL नैने ने किया था। और ये खोज कहाँ पे हुई थी? तो उत्तराखंड पंतनगर में हुई थी। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन सब को याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं? साथियों देखिए, बात करें प्राथमिक पोषक तत्व की, प्राथमिक पोषक तत्व इनमें से कौन हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये जो कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो जाते हैं। सेकेंडरी की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हो जाता है। और बात करें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ये स्ट्रक्चरल पोषक तत्व हो जाते हैं पौधों के। तो ये तीन जो कि माइक्रो एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं, जो कि इन तीनों को याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीड ट्रीटमेंट जो भी किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, कीटों से सुरक्षा। सीड ट्रीटमेंट जो भी किया जाता है उसका मेन उद्देश्य होता है कि कीटों से बीजों की सुरक्षा किया जा सके। और सीड ट्रीटमेंट कब किया जाता है? तो सोइंग से पहले किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटाई के बाद अनाजों को भंडारण से पहले क्या किया जाता है? यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद जो अनाज होते हैं उनके भंडारण से पहले क्या किया जाता है? जो कि अनाज को सुखाया जाता है। बात करें साथियों अनाज में नमी परसेंटेज की, क्योंकि यहाँ से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। तो याद रखिएगा, जब बात करेगा धान की, धान में स्टोरेज टाइम जो कि मॉइस्चर परसेंटेज कितना होना चाहिए? तो 12 से 13% होनी चाहिए। लेकिन वहीं जब धान की बात करेगा पैरा बॉइलिंग चावल की, तब याद रखिएगा जो कि नमी परसेंट 15% से कम नहीं होनी चाहिए। बात करें साथियों ऑयल सीड्स की, तो ऑयल सीड्स में जो कि 6 से 8% नमी होनी चाहिए। और मसाला वाली फसलों में भी 6 से 8% नमी होनी चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। यहाँ से आपसे कि यूपीटी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्ट रोग किस फसल को प्रभावित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्लास्ट रोग होता है वो इनमें से किस फसल को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा, धान की फसल को प्रभावित करता है कौन? ब्लास्ट रोग। और बात करें ब्लास्ट रोग के जीव कारक की, कौन सा होता है? तो पायरिकुलेरिया ओराइजी हो जाती है। क्या होती है? पायरिकुलेरिया ओराइजी हो जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जो कि इसके ब्लास्ट रोग के जीव कारक से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृषि राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के यूपीटी एग्जाम के लिए कि भारत का सबसे बड़ा कृषि राज्य क्षेत्र कौन सा होता है? तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश हो जाता है। और यूपीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस है। साथियों आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस होती हैं उनमें प्रमुख गैस कौन सी है? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस में बहुत सारी गैसें होती हैं, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC। लेकिन इनमें से बात कर रहा है सबसे प्रमुख गैस की। तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो जब बात करें ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस की, तो याद रखिएगा मीथेन हो जाती है। कौन सी होती है? मीथेन हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल तिलहनी है? तो साथियों ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप सभी लोग इसका क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, फसल ऋण उपलब्ध कराना। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC योजना का उद्देश्य क्या है? तो फसल ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य हो जाता है। साथियों एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड कब जो कि जारी किया गया? तो सन 1998 ईस्वी में।
ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और केसीसी कितने सालों के लिए वैध होता है, तो ये भी याद रखिएगा 5 वर्ष के लिए वैध होता है। तो इम्पोर्टेंट ये सभी पॉइंट हैं, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक जो कि कैश क्रॉप हो जाता है। तो याद रखिएगा गन्ना, गन्ना जो कि कैश क्रॉप के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त पोटैटो भी आता है, लेकिन मुख्यतः जो कि बात करें तो नकदी फसल गन्ना हो जाती है। तो साथियों ये रहे आप सभी के यूपी ट्रिपल सी एचटी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 वे सभी। तो साथियों ये रहे आप सभी के यूपी ट्रिपल सी एचटी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के यूपीटी एग्जाम में 100% देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।